नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल सफर। हमारी सीरीज के एपिसोड नंबर 4 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा एक दोस्त है मनदीप। मनदीप ने 2018 में अपना पहला म्यूचुअल फंड खरीदा था। किसी ने उसको बोला कि स्मॉल कैप फंड ले लो, रिटर्न डबल मिलता है, तो उसने भी बिना सोचे समझे निवेश कर दिया। अब 2-3 साल बाद हुआ क्या, पैसा तो डबल नहीं हुआ बल्कि आधा रह गया। और ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनदीप की नहीं है, आज हजारों लोग यही गलती कर रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि कौन सा इक्विटी म्यूचुअल फंड उनके लिए सही रहेगा और कौन सा उनकी रिस्क प्रोफाइल के साथ मैच करता है। तो भाई, आज की एपिसोड में हम ये कंफ्यूजन खत्म करेंगे। मैं आपको एकदम सिंपल और प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि लार्ज कैप से लेके कॉन्ट्रा फंड तक की हम बात करेंगे। हर टाइप का लॉजिक, रिस्क पोटेंशियल और रिस्क लेवल की बात करेंगे, ताकि अगला फंड जब भी आप चूज करें तो आप गलती नहीं, स्मार्टली डिसीजन लें। तो चलिए शुरू करते हैं। फंड्स को समझने से पहले ये जरूरी है कि हम समझ लें कि आखिर ये इक्विटी म्यूचुअल फंड होते क्या है। इक्विटी म्यूचुअल फंड वो फंड होते हैं जो आपका पैसा स्टॉक मार्केट के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि मार्केट जितना ज्यादा ऊपर जाएगा, आपका प्रॉफिट भी उतना ही बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट डाउन ट्रेंड में चला जाता है या कोई करेक्शन आती है, तो लॉस होने के भी चांसेस हैं। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आपका टाइम 5 साल से ज्यादा का है इन्वेस्ट करने का, तो ही आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। अदरवाइज प्लीज इससे दूर रहें, आपको लॉसेज होने के भी चांसेस हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। शिवम नाम का एक लड़का है, 27 साल का। उसका एक गोल है अगले 10 से 15 साल के अंदर एक घर खरीदना। देखिए, अगर वो 6 एफडी में इन्वेस्ट करता है तो 6 से 6.5% ही रिटर्न ले पाएगा। अगर वो इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर स्मार्टली सिलेक्शन करता है और पेशेंस रखता है, तो इजीली वो 12 से 15% अर्न कर पाएगा और इसके साथ अपना घर का ड्रीम अचीव कर पाएगा। लेकिन मैंने सबसे पहले क्या बोला था आपको? लॉन्ग टर्म, 10 से 15 साल। वही बात कर रहा हूं कि अगर आपके पास शॉर्ट टाइम स्पैम है, अगर आप 1 साल 2 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, तो प्लीज इक्विटी म्यूचुअल फंड में मत आइए, आपको लॉस होने के भी चांसेस हैं। अभी हम एक एक करके फंड्स को अच्छे से समझते हैं, ताकि आपको पता चले कि कौन सा फंड आपकी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से मैच करता है और कौन सा आपको चूज करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं लार्ज कैप फंड्स की। लार्ज कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये कंपनीज कौन सी? जैसे कि रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, टाटा, टीसीएस, आईसीआईसी बैंक। ये सब इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है। यानी कि यहाँ पे अगर पैसा निवेश किया जाता है तो देखिए, रिटर्न तो जरूर थोड़े मॉडरेट होते हैं, लेकिन रिस्क भी बिल्कुल ना के बराबर होता है। ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, जो अपना पैसा स्टेबल भी रखना चाहते हैं, सेफ भी रखना चाहते हैं और ग्रो भी करना चाहते हैं। इसके मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ फंड की आपको, ताकि जब भी आप रिसर्च करने जाएं तो आपको देख के पता चल जाए, भाई हाँ भाई, ये मैंने देखा था कि ये लार्ज कैप फंड्स हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि एसबीआई ब्लू चिप फंड, एक्सिस ब्लू चिप फंड, आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। देखिए, अगर आपका 5 से 6 साल का टाइम पीरियड है इसके अंदर इन्वेस्ट करने का, तो ही आप निवेश करें इस फंड के अंदर। ये आपको इजीली 10 से 12% का रिटर्न बना के देगा। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। पहले हमने बात की थी शिवम की, अभी हम बात कर रहे हैं शिवम के फादर की। देखिए, रिटायरमेंट के बाद उनको अपना पैसा बिल्कुल सेफ चाहिए था। सेफ यानी कि वो थोड़ा थोड़ा चाहते थे कि ग्रो भी करे और बहुत ज्यादा उन्हें रिस्क नहीं चाहिए। इसीलिए शिवम ने क्या किया, उनके लिए चूज किया एक एसबीआई ब्लू चिप फंड, ताकि उनका पैसा स्टेबल भी रहे और ग्रो भी होता रहे। क्योंकि उनकी जो इन्वेस्टमेंट पीरियड था वो 5 से 6 साल से ज्यादा था, तो इसीलिए उन्होंने ये फंड को चूज किया। उम्मीद है कि लार्ज कैप आपको समझ आ गया होगा। अभी हम बात करते हैं मिड कैप फंड्स की। मिड कैप फंड वो फंड होती हैं जो पैसा अपना 101 से लेके 250 तक कंपनीज के अंदर निवेश करते हैं। यानी कि लार्ज कैप में हमने देखा था इंडिया की सबसे 100 कंपनीज बड़ी। यहाँ पे क्या होता है, 101 से शुरू हो लेके 250 तक की जो बड़ी कंपनीज होती हैं, उनके अंदर पैसा निवेश किया जाता है। देखिए, ये जो कंपनीज होती है ना, वो अपने ग्रोथ फेज के अंदर होती हैं, तो इसलिए इसके अंदर रिस्क जो होता है वो मीडियम होता है। लेकिन जो रिटर्न का पोटेंशियल होता है वो लार्ज कैप से ज्यादा होता है। लार्ज कैप से थोड़ा रिस्क भी ज्यादा है और रिटर्न का पोटेंशियल भी ज्यादा है। तो ये उन इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है जो 7 से 8 साल के लिए अपना पैसा निवेश कर रहे हैं और जो मीडियम रिस्क लेना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं इसके कुछ फंड्स बता रहा हूं आपको। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड और पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। देखिए, अगर आप यहाँ पे 7 से 8 साल के लिए बने रहते हैं
तो आपको ये फंड 12 से 15% का जो रिटर्न है इजिली जनरेट करके देगा। स्मॉल कैप फंड, स्मॉल कैप फंड वो फंड होते हैं जो फंड्स अपना पैसा 250 के बाद वाली कंपनीज के अंदर निवेश करते हैं। देखिए 250 के बाद हजारों कंपनी है, यहाँ पे बहुत छोटी छोटी कंपनीज भी हैं, तो इसकी वजह से जो रिस्क है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन हाई रिस्क की वजह से ही जो रिटर्न का पोटेंशियल है वो भी बहुत ज्यादा हाई है। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि ये उन इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है अगर आप 10 साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपका जो टाइम पीरियड है इन्वेस्टमेंट का वो 10 साल का है, और हाई रिस्क टॉलरेंस, अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क लेने के इच्छुक है तो ही निवेश कीजिएगा। एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब कोविड आया था ना तो ये फंड 40 से लेके 45% तक भी गिर गए थे। तो इसलिए अगर आप ये नहीं देख सकते कि आपका पोर्टफोलियो आधा रह जाए तो आप इस फंड के अंदर बिल्कुल निवेश ना करें। एग्जांपल के लिए कुछ फंड्स मैं आपको बता देता हूं, क्वांट स्मॉल कैप फंड, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, टाटा स्मॉल कैप फंड। लेकिन हाँ, एक चीज बढ़िया भी है, अगर आप रिस्क ले सकते हैं, आप वॉलेटिलिटी को बर्दाश्त कर सकते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड 12 साल 15 साल का है, 10 साल से प्लस का है, तो ये जो है आपको 14 से 18% तक रिटर्न बना के दे सकते हैं। स्मॉल कैप फंड को ना आप शिवम की तरह यूज कर सकते हो। शिवम का जो इन्वेस्टमेंट पीरियड था हमने देखा कितना था, 10 से 15 साल का। अब शिवम अपना पूरे पैसे पर रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने अपने पोर्टफोलियो का 20% हिस्सा, 20% एलोकेशन एक स्मॉल कैप फंड के अंदर डाल दिया, ताकि उसको उसकी जो रिटर्न है उसको थोड़ा स्पीड अप मिले। तो इसी तरह से आप भी अपने पोर्टफोलियो में एक छोटा पार्ट इसका रख सकते हो, वो भी तभी अगर आप रिस्क ले सकते हो तो। दोस्तों अभी हम बात करते हैं मल्टी कैप फंड की। मल्टी कैप फंड वो होते हैं जो तीनों कैटेगरी के अंदर ही निवेश करते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। यहाँ पे फंड मैनेजर को कंपलसरी है कि वो इन तीनों कैटेगरी के अंदर 25-25% इन्वेस्ट करेगा, और जो बाकी का 25% रह जाएगा वो फंड मैनेजर अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग कहीं भी निवेश कर सकता है। ये उनके लिए बढ़िया है जो स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों चाहते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं ये उनके लिए भी बढ़िया है। अभी हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, आईसीआईसी मल्टी कैप फंड, कोटक मल्टी कैप फंड, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये फंड आपको 12 से 14% हिस्टोरिकल बेसिस पे जो देखा गया है वो इजिली बना के देगा। ये फंड उन इन्वेस्टर के लिए और भी बढ़िया है जो एक ही फंड के अंदर बैलेंस चाहते हैं, ना तो ज्यादा सेफ खेलना चाहते हैं और ना ही ज्यादा अग्रेसिव। ये ऑप्शन उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। तो अभी हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी के अंदर, फ्लेक्सी कैप फंड्स। फ्लेक्सी कैप फंड जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड की एक बहुत ही बेहतरीन और पॉपुलर टाइप है। यहाँ पे फंड मैनेजर को पूरी की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, वो लार्ज मिड स्मॉल में से कहीं भी निवेश करे, कितना भी निवेश करे, यहाँ पे कोई फिक्स्ड एलोकेशन रूल नहीं है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बढ़िया है जो ट्रस्ट करते हैं अपने फंड मैनेजर के ऊपर। एग्जाम्पल के लिए हम कुछ फंड्स देख लेते हैं, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो ये 12 से 15% आपको इजीली बना के फ्यूचर में दे सकता है। और एक जरूरी बात, आप इसको मल्टी कैप के साथ कंफ्यूज मत कर लीजिएगा। मल्टी कैप में हमने देखा था कि 25-25% स्मॉल मिड कैप तीनों में निवेश करना फंड मैनेजर के लिए जरूरी है, और बाकी का 25% जो है फंड मैनेजर क्या करता था, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही कहीं भी निवेश कर सकता था। और यहाँ पे क्या है कि फंड मैनेजर को 100% फ्लेक्सिबिलिटी है कि अपना 100% जो एक्सपोजर है कहीं भी किस में भी निवेश कर सकता है। दोस्तों अभी हम बात करते हैं ईएलएसएस फंड की। ईएलएसएस यानी कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। ये एक टैक्स सेविंग फंड है। यहाँ पे आपको 1.5 लाख का सेक्शन 80C के अंदर डिडक्शन मिलता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मान लीजिए इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो है 10 लाख रुपए, और यहाँ पे आपको बेनिफिट कितना मिलता है, 1.5 लाख। यानी कि अगर आप 1.5 लाख ईएलएसएस के अंदर निवेश करते हैं तो जो आपकी टैक्सेबल इनकम रहेगी वो 8.5 लाख रहेगी, ना कि 10 लाख रुपए। यहाँ आपको बेनिफिट्स मिलता है। लेकिन एक चीज को ध्यान में रखिएगा कि जो भी आप ईएलएसएस के अंदर निवेश करते हैं उस पे एक लॉक इन पीरियड है, कितने साल का, 3 साल का। यानी कि 3 साल से पहले आप अपनी इन्वेस्टमेंट को रिडीम नहीं कर सकते। ये उन पर्सन के लिए जो बढ़िया है, जो सैलरीड पर्सन है, जिनको टैक्स सेविंग भी चाहिए और मार्केट का साथ में रिटर्न भी चाहिए, ग्रोथ भी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हम कुछ फंड्स की बात कर लेते हैं, एक्सिस लॉन्ग टर्म फंड,
मिराई एसेट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड और क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। अगर आप एवरेज रिटर्न की बात करें तो 11 से 14% आपको लंबे समय के अंदर इजीली बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपको 3 साल से पहले रिडीम नहीं करते। और अगर इसमें आप एक कोई एसआईपी कर रहे हो तो एसआईपी की इंडिविजुअल डेट ही काउंट होगी। अभी हम बात करते हैं सेक्टर फंड और थीमेटिक फंड की। सेक्टर फंड वो फंड होते हैं जो किसी पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर निवेश करते हैं, जैसे कि फार्मा, आईटी, बैंकिंग। देखिए ये बहुत ही हाई रिस्क होता है इनके अंदर। अगर आप एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर है तो ही इसके अंदर निवेश कीजिएगा, अदरवाइज से इससे दूर रहिएगा। मैं इसके लिए आपको दो एग्जांपल देता हूं कि 2008 के अंदर जो क्रैश आया था उस टाइम के वैसे तो सब कुछ गिर गया था, लेकिन जो निफ्टी रियलिटी इंडेक्स था वो आज भी ग्रो नहीं कर पाया, वो आज भी वहीं पे ही अटका हुआ है अपना वजूद बचाते हुए। और एक एग्जांपल 2020 के अंदर जब कोविड आया था, उससे पहले फार्मा सेक्टर में इतनी स्पीड नहीं थी, लेकिन जैसे ही कोविड आया तो फार्मा ने एक दिन स्पीड बूस्ट अप कर दी। जो इनके स्टॉक्स थे वो 5-5, 6-6 गुना, 8-8 गुना तक हो गए। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं सेक्टोरियल फंड की। निपॉन इंडिया फार्मा फंड, आईसीआईसी टेक्नोलॉजी फंड, टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। फिर मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर है तो ही इसके अंदर निवेश कीजिएगा, और अगर निवेश कर भी रहे हैं तो अपने पोर्टफोलियो का 5-7% से ज्यादा एलोकेट मत कीजिएगा। कॉन्ट्रा फंड। कॉन्ट्रा फंड देखिए इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर ना एक बड़ी ही यूनिक कैटेगरी है। ये कॉन्ट्रेरियन अप्रोच को फॉलो करता है, जिसका मतलब ये है कि जो स्टॉक्स मार्केट के अंदर अंडर वैल्यूड मिल रहे हैं, यानी कि स्टॉक्स अच्छे हैं लेकिन उनकी वैल्यू स्ट्रीम कम है, तो ये अपना इन्वेस्टमेंट उसके अंदर करते हैं। ये बहुत ही बढ़िया कैटेगरी है। लेकिन अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं और पेशेंस रख सकते हैं तो कॉन्ट्रा फंड आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकती है। इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, कोटक इंडिया कॉन्ट्रा फंड। दोस्तों अगर आप हमारी सीरीज को शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो अभी तक आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे। लेकिन अगर हमें स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है तो कुछ जरूरी टर्म्स का समझना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बेंचमार्क क्या होता है, एनएवी क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो आपके पोर्टफोलियो को किस तरह से हिट कर सकता है। तो इन सारी चीजों को हम एक नेक्स्ट एपिसोड के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है 7 जरूरी टर्म्स। आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनको इनकी जरूरत है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।